नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो सीएटी के लिए और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था। मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिस प्रकार से अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर को लेकर लोग इतने दिक्कत में है कि किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा के देखिएगा, जितने चाहिए हिंदी फर्स्ट ग्रेड की ये स्थिति है कि 800 या 900 पोस्ट में मात्र 1200 विद्यार्थी पास हुए हैं। डबल में पूरे राजस्थान से पॉलिटिकल में तो मात्र 67 विद्यार्थी ही पास हो पाए। तो फर्स्ट पेपर को लेकर जिस प्रकार की एक मतलब पेपर तैयार किया जा रहा है पेपर सेटर से, तो आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि बहुत अच्छी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप बहुत इजी पढ़ के अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के अगर पास हो जाऊं, तो ऐसा अब नहीं है। इसलिए मित्रों, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और अभी जो है हाल ही के दो तीन टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हाल ही में सावन मास के अंदर जो आपने देखा होगा, अभी तीज जो है आई, तीज का त्योहार, इसको लेकर सेकंड ग्रेड में भी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा त्योहार ऐसा है जो महिलाएं वर्षा ऋतु में मनाती, तो तीज ही था। उसके ठीक बाद नाग पंचमी। तो ये सावन मास की बात चल रही है। सावन मास में शुक्ल पक्ष जो तृतीया होती है वो हरियाली तीज के नाम से मनाई जाती है, और जो पंचमी होती है वो नाग पंचमी के द्वारा नाग पंचमी के नाम से मनाई जाती है। उसके बाद रक्षाबंधन आ जाएगी। एक आप टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक तरफ अपने जहाँ भी नोटबुक है उसमें एक कोष्टक में एक अलग से एक चीज लिख लीजिएगा। अभी 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण उसकी बात यह है कि इस 80वें स्वतंत्रता दिवस का जो अपना राजस्थान का जो पर्व है उसके रूप में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो ध्वजारोहण किया है, वो याद रखना बीकानेर से किया है। कहां से किया है? बीकानेर से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि बीकानेर जिले के जो करण सिंह स्टेडियम है, वहां जो करणी सिंह स्टेडियम जो है, वहां पे जो है उन्होंने इसका ध्वजारोहण किया है। चलो मित्रों, अब अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक में। गुइल राजवंश जो है अपन ने पूरा कर लिया था, जो मेवाड़ का था, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अपन चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण राजवंश है। तो देखो, शुरुआत करते हैं अपन चौहान राजवंश। वही सेम कंडीशंस पुराने जो राजवंश है उसको कंपेयर करते हुए अपन चलेंगे, ताकि अपने लिए थोड़ा आसान रहे। देखिएगा, चौहान राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। पृथ्वीराज रासो, बस यही आ जाइएगा, पृथ्वीराज रासो, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो अपन बहुत मतलब जितने भी अपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें खास तौर पे ग्रंथ को लेकर बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं अपन। और ये मैं फिर से बता दूं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीएटी हो, थर्ड ग्रेड हो, एक दो प्रश्न ग्रंथ को लेकर पूछे ही जाते हैं। अगर आप प्रत्येक टॉपिक में जो अपन ग्रंथ को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला। एक या दो प्रश्न जो भी आएंगे वो गलत नहीं होंगे। और यूं एक एक करके ही आपको पासिंग अंक तक जाना होता है। आजकल पेपर बड़ा लेंथी बनता है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? यस, चंद्रवरदाई ने। किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। आपने पढ़ा होगा, चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो इसी वंश में पढ़ने वाले अपन है, उसके दरबारी कवि थे वो। और उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। तो एक तो पृथ्वीराज रासो, एक मुणोत रेंसी। अरे मुणोत रेंसी का नाम सुनते ही कुछ याद आया? क्या आया जरा बताओ। मुणोत रेंसी अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, पिछले चैप्टर में भी। कुछ नहीं?
हाँ याद तो आ रहा है लेकिन ठीक से नहीं आ रहा। अरे ठीक से याद आ रहा है। मुणोत नैन्सी ने गुहिलों की यानी मेवाड़ राजवंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया था। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था? 24 शाखाओं का उल्लेख किया था सर। वही मुणोत नैन्सी यानी गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख करने वाले मुणोत नैन्सी और पृथ्वीराज रासो अर्थात चंद्रवरदाई और सूर्यमल मिश्रण। कौन? सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों को अग्निवंशीय मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्पत्ति को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब यह इसको अच्छे से देखिएगा। अब अग्निवंशीय का क्या तात्पर्य? अग्निवंशीय का यह तात्पर्य है, मैंने फिर बताया कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि आबू पर्वत पर एक जो है यज्ञ किया गया वशिष्ठ द्वारा। वहां 4 राजपूतों को जन्म हुआ, मतलब राजपूत समाज के 4 महान योद्धाओं का जन्म किया गया वशिष्ठ द्वारा। अग्नि से यज्ञ किया, अग्नि से, और उसमें एक चौहान भी थे, इसलिए अग्निवंशीय मानते। ये कहते हैं कि ये अग्निवंशीय है क्योंकि आबू पर्वत के यज्ञ से इनका जन्म हुआ है। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत अग्निवंशीय कौन मानते हैं? तो चंद्रवरदाई भी आ सकता है और पृथ्वीराज रासो पुस्तक का नाम भी आ सकता है। पुस्तक के अंदर अग्निवंशीय माना, इसका मतलब यही है ना कि चंद्रवरदाई ने माना। यस, तो चंद्रवरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई उसमें, और मुणोत नैन्सी जो गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख करते थे ना, वो भी चौहानों को, और एक सूर्यमल मिश्रण। कौन? सूर्यमल मिश्रण। जिन्होंने भी सेकंड ग्रेड हिंदी पढ़ी होगी बहुत अच्छे से पढ़ा सूर्यमल मिश्रण जो है उनके बारे में। तो उन तीनों विद्वानों ने, चंद्रवरदाई, मुणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों को की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निवंशीय माना चौहानों को, कि ये आबू पर्वत के यज्ञ से इनकी उत्पत्ति हुई। ओके, कंप्लीट? यस, आगे चलिएगा, देखिएगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार है, हर चैप्टर में इसके बारे में पढ़ रहे, तो इसका विशेष याद रखना आप लोग कि सूर्यवंशीय क्षत्रिय क्या मानते हैं ओझा साहब? कि ये सूर्यवंशी, ये कहते हैं कि अग्नि कुंड से इनका जन्म नहीं हुआ, ये तो सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। चलो आगे देखिएगा। फिर से वही बात, अचलेश्वर लेक, आपको पता होगा अचलेश्वर जो लेक है, अचलेश्वर लेक तथा हांसी शिला लेक। अचलेश्वर का नाम आते आपको पता चल जाना चाहिए। अचलेश्वर कहां? अचलगढ़। अचलगढ़, अब बताओ अचलगढ़ कहाँ है? सर याद आया, अचलगढ़ तो वही सर सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, जाइए पीछे, किसने करवाया? कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उधर कुंभा ने। कहा? सिरोही में। वही है अचलेश्वर महादेव मंदिर, और उस मंदिर का एक लेक है जिसे कहा जाता अचलेश्वर लेक। एक है हांसी शिला लेक। क्या है? हांसी शिला लेक में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। ये आज के टाइम में जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से ये लाइनें आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। चंद्रवरदाई, मुणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, तीनों तो चौहानों को क्या कहते हैं? अग्निवंशीय। हीराचंद ओझा साहब क्या कहते हैं? ये तो सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। और इसके अलावा अचलेश्वर महादेव का जो लेख है और हांसी शिला लेख है उसमें क्या कहा गया? चंद्रवंशीय कहा गया। क्या कहा गया? चंद्रवंशीय। आगे चलिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। यस, याद आया? कुछ आया सर?
आपने तो पहले ही बता दिया था कि दोनों शर्मा जो भी है, जिस भी राजवंश के बारे में लिखते हैं, सीधा लिखते हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही थे। तो दशरथ शर्मा ने और गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों को भी क्या बताया कि ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण बताया। याद रखना, ब्राह्मण बताया। दशरथ शर्मा को लेकर आपके दिमाग में बिल्कुल भी उलझन नहीं होनी चाहिए। दशरथ शर्मा को अपन ने पहले भी पढ़ा। जो ही दशरथ शर्मा का नाम आए, आपके दिमाग से वो पीछे की लाइन उठकर आनी चाहिए कि दशरथ शर्मा ने, कि ये लाइन अपन पढ़े हुए हैं। अब जो ही अपन अभी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो बात तो आ गई होगी कि हाँ सर, दशरथ शर्मा हमने कहीं तो कहीं पढ़ा है। अरे हाँ, वही तो पढ़ा है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा को याद आ गया? यस सर, आ गया। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई थी दशरथ शर्मा ने। और वही दशरथ शर्मा चौहानों को क्या बता रहे हैं कि ये तो ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। और अचलेश्वर लेक और हांसी लेक चंद्रवंशीय, हीराचंद ओझा सूर्य वंशीय क्षत्रिय, और उसके बाद मोणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद बरजाई या पृथ्वीराज रासो अग्निवंशीय बताते हैं। आगे चलिएगा, देखिएगा। कर्नल टोड, बस अब आपके दिमाग में आई गई ये बात कि कर्नल टोड सर विदेशी था, अंग्रेज अधिकारी था, तो निश्चित रूप से वो चौहानों को विदेशी ही बताएगा। यस करेक्ट, सही सोच रहे हो आप। कर्नल टोड जो है उन्होंने चौहानों को विदेशी माना, और विदेशी में भी क्या कहा? सक्सितियन का। सक्सितियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना। आपसे पूछा जाएगा चौहानों को कर्नल टोड ने क्या माना, तो विदेशी पर ही मत रह जाना आप, क्योंकि आपसे विदेशी में भी 4 ऑप्शन देगा कि क्या ईरानी माना? नहीं सर। तो क्या माना? क्या मध्य एशिया के माना? नहीं सर, सक्सितियन माना। क्या माना? सक्सितियन। यही आंसर सही रहेगा कि कर्नल टोड चौहानों को क्या मानते हैं? सक्सितियन मानते हैं। और वहां मोणोतनैणसी की 24 शाखाएं। प्रश्न आ सकता है, याद रखना, कि मोणोतनैणसी ने गुहिलों की, नॉट चौहानों की, गुहिलों की, जो मेवाड़ राजवंश था उसकी कितनी शाखाएं? 24। किसने? मोणोतनैणसी ने। गांठ बांध लेना लाइन के। सक्सितियन कौन? चौहान। किनके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार। गांठ बांध लेना। चलो आगे चलो। देखिए मित्रों, एक शिलालेख था बिजोलिया शिलालेख, ये चौहानों से संबंधित है। आप याद रखना हमेशा, ये बिजोलिया शिलालेख जो है चौहानों से संबंधित शिलालेख था। और इसमें चौहानों का आदि पुरुष के बारे में अपन डिटेल से पढ़ के आए कि जिस भी साम्राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है स्थापित करने वाला, उसको आदि पुरुष कहा जाता है। तो आदि पुरुष इनका था वासुदेव या चाहमान। या तो वासुदेव आप नाम याद रखिएगा, दोनों ही है। वासुदेव भी आ सकता है, चाहमान भी आ सकता है। वासुदेव चाहमान भी आ सकता है, याद रखिएगा। इसी चाहमान का अपभ्रंश शब्द आगे जाके क्या बन रहा है? चौहान बन रहा है। क्या बन रहा है? चौहान बन रहा है। किसका? चाहमान का। तो आदि पुरुष आ जावे चौहानों का, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए वासुदेव या चाहमान नाम का कोई व्यक्ति था जिसने इस राजवंश की क्या की? स्थापना की। तो अब जब चौहानों के राजवंश के अपन आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर से मेवाड़ याद आ जाना चाहिए। जरा बताओ, याद आया? हाँ, आ गया सर। मेवाड़ में उन राजवंश का आदि पुरुष तो गुहिल या गुहादित्य था ना? बिल्कुल सही है, गुहिल या गुहादित्य था, इसलिए उसको गुहिल राजवंश कहा गया। लेकिन चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव या चाहमान। कौन है? वासुदेव या चाहमान। और जिसका समय लगभग 551, याद रखना, 551 के आसपास जो है इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था। कहां? यहाँ राजस्थान के अंदर जो चौहान साम्राज्य की स्थापना 551 ईस्वी के आसपास।
आपको जो है अपने टॉपिक में जो है गुर्जर प्रतिहार जो है नहीं है, पहले हुआ करता था फर्स्ट ग्रेड में, शायद इस बार हटा दिया गया। तो इनसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य चलता था, और उसी गुर्जर प्रतिहारों के, क्योंकि वो राजस्थान के बाहर भी उनका साम्राज्य था, इसलिए केवल राजस्थान का उनको नहीं माना जाता, उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। तो ये पहले उनके सामंत हुआ करते थे, भुइल भी, ये चौहान भी उनके सामंत हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो यहाँ आदि पुरुष वासुदेव चाहमान, काल देखे उनका, उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कब की? 551 में। कब की? 551 में। याद रखना, प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत, ये बात मैंने अभी बताई थी आपको कि अगर कभी भूल कर भी आपसे ये पूछ ले कि प्रारंभ में जो है चौहान किनके अधीन रहे या गुइल किनके अधीन रहे, तो सारे लगभग राजस्थान के जो राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनके जो है सामंत हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी शक्ति संगठित करके अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो अब देखिए सामंत है, उसमें देखिए गहुक प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गहुक प्रथम ने चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित किया। प्रथम शासक तो वही है चाहमान या वासुदेव, लेकिन स्वतंत्र शासक यानी पहले गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, लेकिन एक था गहुक प्रथम, इसको याद रखना, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहा। आजकल जिस प्रकार से कहीं से भी कोई भी लाइन जिस प्रकार से पूछी जाती है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि चौहानों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने किया? तो गहुक प्रथम ने चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ये अब आगे आ जाइएगा, वागपतिराज। कौन? वागपतिराज ने प्रतिहारों को परास्त कर दिया। गांठ मान लीजिएगा इसके, वागपतिराज, वागपति राज जो था उसने प्रतिहारों को परास्त किया। ये चौहानों का एक शक्तिशाली सम्राट था। कौन? वागपतिराज। वागपतिराज को अच्छे से याद रखना, इन्होंने क्या किया? गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया। स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने किया? गहुक प्रथम ने किया। इनका आदि पुरुष कौन था? वो था वासुदेव या चाहमान, जिन्होंने अपना राज्य कब स्थापित किया? लगभग 551 में। गुइल या गुआदित्य का भी आपको पता हो गया होगा, लगभग 566 के आसपास उनका राज्य स्थापित हुआ था। तो वागपतिराज याद रखना, इसने, इसका महत्वपूर्ण काम क्या था कि इसने प्रतिहारों को युद्ध में हरा दिया था। अब आ जाइएगा एक नया शासक, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक था मूलराज, उसको परास्त किया, जिसका उल्लेख 973, जिसका उल्लेख 973 के हर्षनाथ लेख में मिलता है। भैया गांठ बांध लीजिएगा इस लाइन में, क्या मिलता है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर्षनाथ लेख जो है वो किसका स्थापित किया हुआ है, किसका किया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ये है 973 का लेख है, चौहानों का लेख है, हर्षनाथ लेख, और जिसके अंदर विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात का एक शासक था मूलराज, उसको परास्त किया, और उसी का उल्लेख इसके अंदर है। किसमें? हर्षनाथ लेख में। 973 का हर्षनाथ लेख। सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे कि हर्षनाथ लेख को किसका स्थापित किए, कब किया गया? 973 ईस्वी में। किससे संबंधित है? चौहानों से संबंधित है। अभी बिजोलिया आया था ऊपर, बिजोलिया शिलालेख किससे संबंधित है? चौहानों से संबंधित है, याद रखना आप लोग। इसके बाद इनके एक और प्रमुख जो शासक आते हैं वो आते गोविंदराज तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। अरे बहुत बढ़िया चीज, फिर से आया ग्रंथ, याद रखिएगा, फिर से आया ग्रंथ, फिर से आया ग्रंथ, देखिएगा भाई। गोविंदराज तृतीय को पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ है। जिस प्रकार अभी एक ग्रंथ कौन सा आया था? वो आया था बताओ, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज
रासो, पृथ्वीराज रासो किनका ग्रंथ था? सर चंद बरदाई का। किसका था? चंद बरदाई का था। और उस पृथ्वीराज रासो में क्या कहा गया था कि चौहान तो अग्निवंशीय है। उसी प्रकार एक और ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक का नाम याद रखना, जयानक भट्ट। कौन था? जयानक भट्ट। अपन इतने तो ग्रंथ पढ़ चुके हैं अपने टॉपिकों में कि लगभग लगभग आपके ग्रंथ से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन आराम से हल कर सकते हैं। जयानक भट्ट ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, उसमें किसको? गोविंद राज तृतीय को। और क्या उपाधि मिली है? वेरी घट। कौन सी उपाधि मिली है? वेरी घट, गांठ बांध लेना। और जिसको कहा जाता है शत्रु संहारक की उपाधि, यानी शत्रु को मारने वाला, शत्रु संहारक। इन उपाधियों को विशेष याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, गोविंद राज तृतीय चौहानों में कौन है? वेरी गठ उपाधि, यानी शत्रु का संहार करने वाला। और किस पुस्तक में कहा गया? ये पृथ्वीराज विजय में कहा गया है। लेखक कौन है? जयानक भट्ट। जब आपने ये पढ़ी लिया तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही आपको चीजें क्लियर है। तो मुझे बताओ कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई थी? जरा बताओ, याद आया? यस, किसको दी गई? राणा हमीर को। किसे दी गई? राणा हमीर को। क्या कहा गया था? विषम घाटी पंचानन, यानी वहां शत्रुओं के सामने विशेष परिस्थितियों में सिंह के समान उन्होंने डटकर जो है मेवाड़ को वापस स्थापित किया था। याद आया? राणा हमीर आ गया सर। क्या क्या याद आया जरा बता दो, तो वापस थोड़ा रिपीट कर लेते हैं अपन। एक तो आपको ये याद आया होगा कि उसका शासनकाल 1326 से शुरू होता है सर। 1326 में राणा हमीर ने जो है क्या किया जरा बताओ? हरि सिंह के पुत्र थे राणा हमीर, लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र। तो उन्होंने क्या किया था 1326 में? जो सोनगरा चौहान थे जालोर के, उनको मार भगाया था और मेवाड़ को फिर से उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। याद आया? बिल्कुल आ गया आपको याद। और इस कारण से विकट परिस्थितियों के कारण उसको एक तो मेवाड़ का उद्धारक कहा गया था, एक उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया था। राणा अमीर को कहा गया था ना, तो याद रखना, भूलना नहीं है। और इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है जयानक भट्ट की, उसमें गोविंद राज तृतीय को, किसे? गोविंद राज तृतीय को क्या दिया गया उपाधि? वेरी घट, यानी शत्रु संहारक, शत्रुओं को मारने वाले। क्लियर? यस। वहां राणा अमीर विषम घाटी पंचानन, या गोविंदराज तृतीय वेरी घट, शत्रु संहारक। यहां कौन बता रहा ये बात? जयानक भट्ट बता रहा पृथ्वीराज विजय में। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गोविंद राज तृतीय ने, जिसके बारे में अभी यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसको वेरी घट की जो उपाधि दी गई, वेरी घट की उपाधि दी गई, उसके बारे में देखिए। गोविंद राज तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आने से रोका था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आजकल जिस प्रकार से पेपर बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे यही पूछा जाएगा कि गजनवी के शासन काल में जो है, एक तो चौहानों का शासक कौन था? तो गोविंद राज तृतीय था। एक तो ये प्रकार हो सकता है लाइन आने का। दूसरा प्रकार बन सकता है कि गोविंद राज मतलब गजनवी का मार्ग अवरुद्ध किसने किया था, उसे मारवाड़ आने से किसने रोका था? तो वो रोका था गोविंद राज तृतीय ने गजनवी को। ध्यान रखना, ये गजनवी जो गजनी का शासक था गजनवी, उसको रोका गया था। अब देखिए आगे, चौहान जो है, जो अपन पढ़ रहे हैं, वो कुश के वंशज माने जाते हैं। इसको लेकर छोटे एग्जाम में, कभी बीएसटीसी का एग्जाम या सीईटी 12th का एग्जाम, छोटे एग्जाम में 80% बन सकता है। बड़े एग्जाम में हालांकि सेकंड ग्रेड बनने में कुछ भी बन सकता है,
लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में ऐसा कभी प्रश्न बना नहीं है कि चौहान किसके वंशज है। तो भगवान राम के जो लव और कुश 2 पुत्र थे, उसमें से कुश के वंशज चौहान अपने आप को मानते हैं। आपको ये याद रखना है। जिनका शासन शाकंभरी सपाद लक्ष्य जिसको कहा जाता है मित्रों, शाकंभरी सपाद लक्ष्य यानी सांबर झील, वर्तमान में जो सांबर झील है ना, उसके आसपास का पूरा इलाका क्या कहलाता था, जिसको या तो शाकंभरी कहा जाता था या उसको कहा जाता था सपाद लक्ष्य। ये याद रखना, ये क्षेत्र का नाम है। किसका नाम है? ये क्षेत्र का नाम है। क्षेत्र की कौन सा? जहां चौहानों का शासन स्थापित था उसका नाम, या तो उसको शाकंभरी कह दो या उसको कहा जाता था सपाद लक्ष्य। क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य। राज्य का नाम ही सपाद लक्ष्य था। देखिए मित्रों, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, वो सांबर कहलाता है। सांबर झील याद आया? आ गया सर। अपने सांबर झील को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सांबर झील हमारे अभी वर्तमान में जयपुर जिले में है सर। और क्या है सांबर? सर सांबर जो है वो रामसर भूमि है सर। याद आया? बिल्कुल सर। पहले रामसर भूमि 2 हुआ करती थी, एक केवलादेव गना और एक अपने सांबर झील। और आजकल जो है रामसर भूमि शायद राजस्थान में उसमें बढ़ा दी गई है संख्या शायद, और अभ्यर्थना केंद्र सरकार के पास भेजी जा चुकी है। तो उसके हिसाब से मिलाकर 5 या इससे ज्यादा भी अब अभ्यर्थना भेजी जा रही है। तो 5 वर्तमान में जो मान्यताओं की कगार पर है। लेकिन पहले 2 ही सांबर जो रामसर भूमि हुआ करती थी, उसमें एक सांबर, वही सांबर झील अभी जो जयपुर जिले में, उसके पूरे आसपास का जो इलाका था वो चौहानों के आधिपत्य में था। याद रखना। और चौहानों के उस साम्राज्य का पूरा नाम क्या था? या तो शाकंभरी था और यह कहा जाता था सपाद लक्ष्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी अही चित्रपुर थी। कहां थी? अही चित्रपुर को राजधानी बना रखे थे वो। अब जब राजधानी पर आई गई तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं मित्रों। अही चित्रपुर, ये अही चित्रपुर कौन सी है? वर्तमान में नागौर। वर्तमान में जो नागौर शहर है वही पहले अही छत्रपुर था, और उसी को अपनी राजधानी बना के रखते थे। कौन? चौहान। तो आपसे क्या पूछा जा सकता? एक तो चौहानों का जो शासन था वो किस क्षेत्र पे था? तो सपाद लक्ष्य या शाकंभरी पे था। क्लियर? उनकी प्रारंभिक राजधानी, अपने आप प्रारंभिक शब्द लगाएंगे या शुरुआती शब्द? तो शुरुआती राजधानी या प्रारंभिक राजधानी? तो जरा बताइए, शुरुआती राजधानी या प्रारंभिक राजधानी कहां थी चौहानों की? अही छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये थी अही छत्रपुर। आगे जाके चेंज हो जाती। जब अपने चौहानों की राजधानी की बात कर रहे हैं तो जरा मुझे बताइए दो मित्रों कि मैं आपसे क्वेश्चन और तड़कता भड़कता पूछ लेता हूं और आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो जरा बताइए, मेवाड़ राजवंश गोयलों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? बता दो जरा। याद आ गया? प्रारंभिक बोल रहा हूं मैं, ऐसे इधर उधर मत कर देना। प्रारंभिक राजधानी चौहानों की तो अही छत्रपुर। मेवाड़ वालों की आपको बताना है, गोहिलों की, गोआदित्यों की। बताओ जरा। यस, नागदा। कौन सी थी? नागदा थी सर। हमें अच्छे से याद है ये तो नागदा। और नागदा को राजधानी जो है किसने बनाई थी? सर ये भी हमें याद है, ये बप्पा रावल ने बनाई थी सर। बप्पा रावल एक उपाधि थी जो किसको मिली थी? काल भोज को मिली थी सर। किसको मिली थी? काल भोज को मिली थी। याद रखना, किसको मिली थी? काल भोज को। कौन सी उपाधि? बप्पा रावल की। तो आपको याद रखना, बप्पा रावल, राजधानी नागदा। कहां थी? नागदा। उसके बाद एक और शासक आता है मेवाड़ में। बताओ कौन आता है? मेवाड़ में आता है सर अलहट। कौन आता है? ये अलहट आता है सर। और अलहट ने 2 राजधानियां बना ली अपनी। उन्होंने कहा एक और बना डालो, होगा जो देखा जाएगा। और उसने बना दी आहड़ को। किसको बना दी थी? आहड़ को। आहड़ में उसने मंदिरों का निर्माण भी करवाया अलहट ने। कुछ अच्छे स्थापत्य कला में मंदिर है, छोटे मोटे महल है, ऐसा आड़ में बहुत सारे निर्माण करवाए थे। किसने?
अल्हट ने करवाए थे सर। आहट राजधानी दूसरी प्रारंभिक किसकी बात कर रहे हैं अपने? मेवाड़ वालों की, नागदा। तो अब बता दीजिए आप लोग कि चित्तौड़ को सबसे पहले जो है राजधानी किसने बनाई? याद आ गया? यस सर, अब तो सारे याद आ रहे हैं। जेतर सिंह ने। किसने? जेतर सिंह ने। सर जेतर सिंह ने परमारों से जो है चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाई। बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ छीना था मानमोरी से। किससे छीना था भाई? मानमोरी से। तब राजधानी नहीं बनाई थी उसने, याद रखना, मानमोरी। फिर परमारों के हाथ में चला गया था चित्तौड़ वापस। फिर जेतर सिंह वापस जीत रहा है, तब चित्तौड़ को राजधानी बना रहा है। याद रखिएगा, जो राजधानी कब तक चली? जब बात कर ही रहे हैं तो पूरी कर लेते हैं। 1567 तक चली। कब तक चली? 1567 तक चली, जब मेवाड़ का तृतीय शाखा अकबर की सेना आ गई थी। उदय सिंह जी चले गए थे। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने लड़ाई लड़ी थी। उस समय तक ये जेतर सिंह की बनाई हुई चित्तौड़। चलो, ये मेवाड़ का अपन ने बहुत अच्छा पूछा और आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस प्रकार से याद कर रहे हो। और अगर आप इस प्रकार से याद करते हो तो निश्चित रूप से आपके सामने एग्जाम बड़ी भारी बात नहीं है। अब आगे देखिएगा, चौहानों के बारे में दशरथ शर्मा आ गए बात। अभी दशरथ शर्मा पढ़े अपन? किस मामले में पढ़े जरा बताओ? यस, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने चौहानों को कहा था कि ये तो ब्राह्मणों के पैदा हुए, यानी ब्राह्मण वंशीय है चौहान। कौन है? ब्राह्मण वंशीय। किसने कहा था? इसी दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने। और इन्होंने चौहानों के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, और पुस्तक का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। गांठ बांध लीजिएगा भाई, इसके तो गांठ बांध लो आप लोग। ये 1 लाख रुपए का प्रश्न है, या 1 लाख रुपए न तो मेरे पास है तुम्हें देने के लिए, लेकिन फिर भी आप तो बांध लो गांठ। ये देखिएगा, इसको मैं बता रहा हूं आपको, ये अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसके मैं स्टार लगा रहा हूं। और ये स्टार आपको पता है कि लाखों के प्रश्न के ही लगता है भाई। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक है? दशरथ शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दशरथ शर्मा की। किसके बारे में प्रकाश डालती है? चौहानों के बारे में। तो चौहानों के बारे में अब तक अपने को कितनी पुस्तकों का नाम पता चल गया सर? 3। कितनी के चल गया? 3। कौन सी 3 सर? हमें तो पता ही नहीं। अरे वही 3 मेरे भाई। एक तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो अभी पढ़ी है, किसकी? चंद्रबरदाई की सर। और दूसरी पृथ्वीराज विजय अभी पढ़ी है। पृथ्वीराज विजय किसकी थी? जयानक की थी सर। किसकी थी? जयानक भट्ट की थी। और एक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, किसकी है? दशरथ शर्मा की। तो मित्रों, इन तीनों पुस्तकों को अच्छे से याद कर लेना। ये चौहान वंश की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चौहान वंश की सारी जानकारी इन 3 पुस्तकों से अपने को मिलती है। तो अब आगे देखिएगा, अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक है मेरे मित्रों? ये अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है, ये पुस्तक है किसकी? दशरथ शर्मा की। अजयराज जी, अजयराज शासनकाल 1105 से 1103। इससे पहले अपन ने 2-3 चौहान राजाओं के बारे में पढ़ा, जिनकी लाइनें अच्छे से याद रखना। एक तो गहुक प्रथम, एक तो गहुक प्रथम। इसकी क्या बात याद रखोगे मेरे मित्रों? आपको याद रखना कि इन्होंने प्रतिहारों से अपने चौहान साम्राज्य को स्वतंत्र कराया। प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गहुक प्रथम ने, बिल्कुल यस। दूसरा वागपति राज, उन्होंने प्रतिहारों को युद्ध में हराया था, कंप्लीट। एक था गोविंद राज तृतीय, इनकी जिनके बारे में भी पढ़ा अपन ने। गोविंद राज तृतीय, जिसको क्या कहा गया था? वेरी गट कहा गया था, यानी शत्रु संगारक। किस पुस्तक में कहा गया था मित्रों? पृथ्वीराज विजय में। जयानक भट्ट ने कहा था। तो 3-4 जो अपन शासक थे, उनकी ठीक ठीक बातें याद करने के बाद अपन महत्वपूर्ण शासक की तरफ आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण शासक जो है वो है कौन है? अजयराज। कौन है भैया? अजयराज। तो अजयराज के बारे में अपन
पढ़ते हैं। देखो अजयराज जो महत्वपूर्ण शासक है किसका, इनका, चौहानों का। पहली बात तो इनकी शासनकाल की चीजें याद रखना आप लोग। ये 1105 से 1133 तक इनका शासनकाल था। अजयराज ने 1113 में अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अजमेर कहा जाता है। देखिएगा, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी पूछ ले तो कहां बताओगे आप लोग? बिल्कुल सही फरमाया, आपको बताना अहिछत्रपुर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे कहा जाता है नागौर। लेकिन जो ही अजयराज आए, उन्होंने 1113 में एक नया नगर स्थापित किया। कौन सा? अजय मेरू। कौन सा नगर स्थापित किया? अजय मेरू, जो अभी अपना अजमेर जिला है। अजमेर जिला जो आता है वो अजय मेरू नगर स्थापित किया और उसे अपनी नई राजधानी बनाई। तो अब आपको प्रश्न कैसा मिल सकता है? आपको प्रश्न मिल सकता है कि उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर से अजय मेरू स्थापित की, अजमेर स्थापित की। तो वो कौन रहेंगे? वो अजयराज रहेंगे और उनका शासनकाल 1105 से 1113 रहेगा। मित्रों अच्छे से याद रखना। जिस प्रकार आपको याद है बप्पा रावल ने नागदा में जो है अपनी एक राजधानी स्थापित की थी, उसी प्रकार प्रारंभिक राजधानी तो अहिछत्रपुर और उसके बाद अजयराज जी ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर से कहां स्थापित कर ली? अजय मेरू या अजमेर, जिसको कहा जाता है अजय मेरू नगर, बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे मित्रों, इसको भूलना ही नहीं है अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। यानी जो अजयराज जी थे उन्होंने प्रथम चौहान शासक मान के चलो इनको, ऐसे प्रथम चौहान शासक जिन्होंने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, अपनी मुद्रा स्थिति को जो सुधार करने के लिए नए सिक्के चलाए थे चांदी व तांबे के, जिन्हें अजय, अब देखो उनके सिक्कों के भी नाम थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इस चीज को आपको याद करना मित्रों। अजय प्रिय द्रंब, क्या नाम था सिक्कों का? अजय प्रिय द्रंब उन सिक्कों का नाम था। मित्रों अच्छे से याद रखना। आपसे दो ही कंडीशन में प्रश्न पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं कि उस प्रथम चौहान शासक का नाम बताओ जिन्होंने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, तो आप बता देना अजयराज, शासनकाल 1105 से 1133। या आपसे पूछ सकते हैं कि अजय प्रिय द्रंब कहा जाता है ये अजयराज द्वारा चलाए गए सिक्कों। अब अपने ये भी तो दिक्कत होती है ना, अगर आपसे ये सीधा पूछ ले कि अजय प्रिय द्रंब सिक्के किसने चलाए और ऑप्शन में अजयराज आ जाए, तो अपना एक दिमाग ये लगाते हैं अपन लोग, लगाते क्या, सोते पीछे वाला दिमाग कहता है अरे नहीं यार, अगर अजयराज ही चलाता होता ना तो अजय प्रिय द्रंब नाम नहीं आता, इसलिए अजयराज तो नहीं है। ये भी एक दिमाग, मतलब एक प्रॉब्लम होती है विद्यार्थी के सामने। लेकिन आपको जब अच्छे से याद होता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि अजय प्रिय द्रंब सिक्कों का नाम है और वो सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए भैया अजयराज ने। किसने चलाए? अजयराज ने। आगे बढ़िएगा। तो देखिए मित्रों आगे कुछ मुद्राओं पर, यानी अजयराज ने मुद्रा चलाई ना, कैसी चलाई? चांदी व तांबे की मुद्रा चलाई। उस पे उनकी रानी सोमलवती, कौन थी? रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है। यानी कुछ मुद्राएं ऐसी, मुद्राओं को तो पता है आप लोगों ने, अपन पीछे भी पढ़ के आए, प्राचीन सभ्यताओं में भी मुद्रा का चलन था। अपने को बहुत सारी मुद्राएं मिली थी, आर्ट से भी कुछ मुद्राएं मिली थी, याद आया कुछ? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। अरे बोलना नहीं है भाई, 6 मुद्रा मिली थी। कितनी? 6 मुद्रा आर्ट से मिली थी अपने को, 3 मोहरों के साथ, है ना। और 36 मुद्राएं कहां से मिली जरा बताओ अपने को? पता है सर, वो तो हमें अच्छे से पता, बेराट से मिली थी। कहां से मिली थी 36 मुद्राएं? बेराट से। 6 मुद्राएं आर्ट से, पता चला? यस सर, वो अच्छे से पता है। तो उसी प्रकार अजयराज जी ने जो मुद्रा चलाई थी तांबे और चांदी की, उनपे अपनी रानी का भी नाम अंकित करवाया था। अब आपको पता है अगर वो राजा थे, भले ही राजा थे, लेकिन रानी के नाम की मुद्रा नहीं चलाए और शासन कर ले, ऐसा हो सकता है क्या?
अरे इम्पॉसिबल, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठ सकता मेरे भाई, क्योंकि ये रानियां बड़ी ही होती है, पत्नियां बड़ी ही होती है, इसलिए रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है कुछ मुद्राओं पे। किसकी? अजयराज जी की। जो कौन सी मुद्राएं थी? वही थी सर, कौन सी? अजय प्रिय द्रम्ब, जो अपन ने अभी पढ़ा है, वो मुद्राओं का नाम था। उस पे कुछ मुद्राओं पे उनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित था। अजयराज, आ जाइए वापस देखिएगा मित्रों। अजयराज जो थे, अजयराज जो थे वो शैव मत को मानने वाले थे। शैव मत यानी भगवान शिव के भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं। यस, तो मेरा सीधा सा प्रश्न आपकी तरफ है कि आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इससे पहले अपन कौन से ऐसे शासक को पढ़ के आए जो भी शैव मत को मानने वाले थे? आने दीजिए उत्तर, आपको अच्छे से पता है, याद आ गया? यस सर, याद आ गया। बप्पा रावल, बप्पा रावल को पढ़ा था सर, वो भी शैव मत वाले थे। अन्य मत के लोगों को भी वो महत्व देते थे, सहिष्णु राजा थे, लेकिन मुख्य रूप से वो शैव मत वाले थे। कौन? बप्पा रावल सर। और इसीलिए बप्पा रावल जी ने जो है, बताओ क्या? हाँ सर, कैलाशपुरी में। कहा? कैलाशपुरी उदयपुर में। अब याद आ गया सर, अब याद आया ना? उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग भगवान का मंदिर बनवाया था, लकुलिश। एक लिंग भगवान जिसको कहा गया लकुलिश का मंदिर किसने बनवाया था मेरे भाई? बप्पा रावल ने बनवाया था। क्योंकि बप्पा रावल कौन से मत को मानते थे? वो शैव मत को मानते थे, इसलिए उन्होंने कैलाशपुरी, कहाँ है? उदयपुर में है, जगह का नाम है ना। यस, वहां कौन सा मंदिर है? एक लिंग भगवान का मंदिर है, लकुलिश भगवान का मंदिर है, जो बप्पा रावल ने बनाया था। वो भी शैव मत को मानते थे। और मेवाड़ वाले तो अभी तक भी, सिसोदिया राजवंश तो अभी तक भी जो है खुद को शासक नहीं मानते हैं, एकलिंग भगवान को शासक मानते हैं और अपने आप को इनका दीवान मानते हैं मित्रों। तो इसी प्रकार अजयराज जो थे, अजमेर के शासक, चौहानों के शासक, वो भी कौन से मत को मानते थे? शैव मत को मानते थे मित्रों। और उनकी रानी जो थी सोमलवती, उनकी रानी सोमलवती जो थी, उनका मुद्राओं पर नाम अंकित है। और अजय राज्य की मुद्राएं चांदी व तांबे की थी, याद रखना। आगे पढ़िएगा। जैन, जैन व वैष्णव मत का भी सम्मान करते थे। कौन? ये अजयराज जी, चौहान शासक अजयराव खुद तो किस मत के थे? शैव मत के थे, परंतु वो जैन व वैष्णव मत का भी सम्मान करते थे। धर्म सहिष्णु शासक था वो थे, अतः जैन मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया। अब ये लाइन है आपके फिर से गांठ बांधने की मित्रों। इस लाइन को तो आप स्टार लगा लीजिएगा, फिर मत कहना सर बताया नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये लाइन जो है, इस लाइन में मैं यहां स्टार लगा रहा हूं, आप भी याद रखिएगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से चौहान शासक है जिन्होंने जैन मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया था। क्या पूछा जाएगा मित्रों कि जैन मंदिर हेतु स्वर्ण, खुद शैव मत के होते हुए, खुद तो किसके? शैव मत के। कौन? अजयराज जी। लेकिन खुद शैव मत के होते हुए उन्होंने जो है जैन मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया था, और वो थे अजयराज जी, चौहान शासक, जो खुद शैव मत के थे बप्पा रावल की तरह, लेकिन वो जैनों को भी पूरा संरक्षण दे रहे हैं और उनके मंदिर के लिए स्वर्ण कलश, सोने का कलश प्रदान किया जा रहा है। इस लाइन को आप भैया अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए। अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है मित्रों। तारागढ़ आया, तारागढ़, इसके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे जब दुर्ग पढ़ेंगे। अपने को अच्छे से अभी ये बात याद रखना है कि
कि अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की, तो अजय मेरू दुर्ग की स्थापना भी अजयराज जी ने करवाई। अपनी राजधानी भी उन्होंने अजमेर में बनाई, नगर बसा के। और तारागढ़ जो दुर्ग है, जिसको गढ़ भीटली भी कहा जाता है, और जरा बताइए मित्रों क्या कहा जाता है, कुछ याद आया? याद आया? यस, क्या याद आया सर? याद आ गया, दूसरा जिब्राल्टर, यानी अजमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? कहा जाता है दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तो मित्रों किसने कहा था, आपको यह भी पता है? यस सर, हमें अच्छे से पता है सब, विलियम बेंटिंक ने कहा है। किसने कहा? विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने कहा था एक बार जब वो भारत यहाँ राजस्थान घूमने आए थे। विलियम बेंटिंक जो कौन थे? भारत के प्रमुख प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आगे पढ़ेंगे टाइम मिलेगा तो वो विलियम बेंटिंक ने जब भारत राजस्थान आए थे तो उन्होंने जब दुर्ग को देखा, अजमेर दुर्ग को, तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि क्या दुर्ग है, ये तो दूसरा जिब्राल्टर है। तो इसलिए तारागढ़, दूसरा जिब्राल्टर या गढ़ भीटली, तीनों ही किस दुर्ग के नाम है? अजयमेरू दुर्ग के नाम है। अजयमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की मित्रों? वो की है किसने? अजयराज जी ने की है। तो देखिए मित्रों, आज अपन ने शुरुआत की थी चौहान साम्राज्य की। चौहान साम्राज्य में अपन ने एक लेसन पढ़ लिया है, इसके दो एक लेसन और अपन करेंगे, उसमें अपना जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक है ये, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अब भी जो है अपने टाइम टेबल के प्रति बिल्कुल सचेत होंगे। और आप लोगों से फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको चौंकाने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको सर्विस लगना है तो आपको कितने बेहतरीन ढंग से आपके कंटेंट को तैयार करना पड़ेगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। क्योंकि आपको पता है कि जब 1000 की पोस्ट में अगर 20, 40, 50 पास हो रहे हैं तो आपको उन 30, 40, 50 में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी मित्रों, ये आप स्वयं जानते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। एक निश्चित टाइम टेबल 5, 6, 7 घंटों का, या परीक्षा के दिनों में जब अगले वैकेंसी आ जाती है, फिर जो 6 महीने बचते हैं उसमें 12, 13, 14 घंटों का एक बहुत जबरदस्त टाइमिंग बना के, रणनीति बना के आपको पेपर जो है देना होगा। अपन आसानी से उस पेपर को पास कर जाएंगे मित्रों, यही मैं कहता हूं आप लोगों से। और अगर ये मेरा जो कंटेंट आपके समझ में आ रहा है तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए मित्रों, हम आपको इसके माध्यम से बहुत मदद करते हैं। एक बात आप निश्चित याद रखिएगा मित्रों, जो पहले भी अपन लोगों, जिस लोगों से मेरा सीधा संपर्क रहा, प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो उनको पता है भाई किस प्रकार की लेंथ के आधार पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिएगा, मैं आपको ये कतई नहीं कहूंगा कि सारे प्रश्न यहाँ से आने हैं, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मैं आपको साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, ये क्लास आपको परीक्षा के नजदीक ले जाने की कोशिश करती है, आपका बेस मजबूत करती है। इसके अलावा आपको स्वयं को मोटी मोटी किताबों के साथ एक मोटा टाइम टेबल 5-7 घंटे का बनाकर रोज पढ़ना होगा, और उसी के दम पर जो है आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे मित्रों। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला या कोई क्लास वाला अगर ये कहता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपका काम हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये बेमानी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जितना आपको अपने आप को किताबों के पीछे झोंकोगे उतना ही आपका सिलेक्शन क्लियर होता चला जाएगा। ये क्लास कंटेंट दे रही है आपको, आपका एक मजबूत बेस तैयार कर रही है कि इस दिशा में आप आगे पढ़ते चले जाइएगा। जब आप पुस्तकों से पढ़ोगे तो इस क्लास की काफी चीजें आपको लगेगी, हाँ यार ये चीज अपन ने क्लास में याद कर ली थी, सर ने याद करवा ली थी, अच्छी बात है। तो ठीक है मित्रों, फिर से मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप इस वीडियो को जो है अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप अभी बीएड सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो, या बीएसटीसी कर रहे हो, तो अपना आपका जो अगर कोई इस प्रकार का ग्रुप अगर बना हुआ है जहां बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उस ग्रुप में भी आज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मित्रों, ताकि इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। यस मित्रों, मैं आता हूं फिर से अगली क्लास लेके। जय हिंद।